और अब हम इल्तमास गुज़ार हैं अपनी सदर मोहतरम हरदिल अज़ीज़ डॉक्टर सबिया अनवर साहिबा से। आपकी तहरीरों से हम सब वाकिफ़ हैं। खुदनविश्त, तज्ज़िया और फ़न। खुदनविश्त के सिलसिले में यानी ऑटोबायोग्राफ़ी के सिलसिले में आपकी पहली किताब है और बहुत अहमियत रखती है। अफसाना निगार, सफ़रनामा निगार, मुतरज्जिम, यश भारती अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड से सरफराज सबिया आपा, जिनके लिए अगर मैं ज़ाती तौर से कहूँ तो मैं सिर्फ़ उनको देखने के लिए करामत जाती थी। और आपके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि हम अदा आपकी ज़बां से हों, लफ्ज़ इस आरज़ू में रहते हैं। हम अदा आपकी ज़बां से हों, लफ्ज़ इस आरज़ू में रहते हैं। गुफ्तगू में महक गुलाबों सी। आप क्या लखनऊ में रहते हैं? डॉक्टर सबिया अनवर साहिबा। प्रेमचंद को चाहने वाले और प्रेमचंद के अक़ीदत से यहाँ बैठकर सलाम करने वाले, उनकी फ़िक्र से इजहार अक़ीदत करने वाले सब लोगों को मेरा सलाम प्रेमचंद की तरफ से। और यहाँ जो मौजूद हैं डायस पर अहम लोग, जनाब किस किस के नाम लूँ, मेरे लिए सभी बहुत अहम हैं। शिवमूर्ति जी जो एक पसंदीदा अफसाना निगार, कहानीकार हैं, नावल निगार हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। वीरेंद्र यादव साहब हैं। वीरेंद्र यादव एक अच्छे तख्लीक़कार ही नहीं, बहुत अच्छे तनकीद निगार भी हैं, जिसका सबूत आज उन्होंने बड़े खूबसूरत दलाइल के साथ यहाँ गांधी जी के जो तहरीरें हैं उनके ज़रिए आपको दिया। उसके बाद सग़ीर इब्राहीम साहब हैं। सग़ीर इब्राहीम साहब उर्दू में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर थे, अब रिटायर हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रेमचंद पर उनकी जो गहरी नज़र है उससे ये पता चलता है कि प्रेमचंद के उसूलों से, प्रेमचंद की फ़िक्र से वो कितना ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा नलिल रंजन साहब हैं, जिनकी काबिलियत और जिनकी गहराई को जानकर बहुत खुशी हुई कि आज के दौर में जहाँ अफरा तफरी का ज़माना है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी नौजवान हैं जो इतना दिल लगाकर प्रेमचंद, उनकी फ़िक्र, उनके फ़लसफ़े पे से मोहब्बत करते हैं। सैयद मेहंदी साहब हमेशा से बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी महफ़िलें आरास्ता की हैं और रेशमा परवीन उसको हुस्न देती रहती हैं। रेशमा परवीन एक बहुत अच्छी उस्ताद हैं, बहुत हरदिल अज़ीज़ उस्ताद हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी निज़ामत करती हैं और उनके मीर के ऊपर एक बड़ा तफसीली काम है, इतना तफसीली काम कि उसे हवाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस तकरीब में मौजूद हूँ सईद साहब के इसरार से। मुझे नहीं समझ में आता कि इतने बड़े लोग जो हैं, जिसमें वीरेंद्र यादव जी और शिवमूर्ति जी जैसे लोग मौजूद हों, सईद साहब मौजूद हों। मैं ख़ुद अपने अंदर अपनी अहलियत को पहचानती हूँ। इसे आप मेरी खाकसारी, इनकिसारी या जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं जानती हूँ। इस वक्त जो प्रेमचंद पे बातें हुई वो बड़ी जानदार थीं। उन्होंने हमारे अंदर बहुत सी मालूमात ही नहीं बल्कि सोचने समझने के नए ज़ाविये कायम किए कि किस किस तरह से देखा जा सकता है। और जिस चीज़ के लिए आज हम तरस रहे हैं वो आज से नहीं बल्कि सदियों से उसकी कोशिश ज़माना कर रहा है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकार, ऐसे बड़े बड़े सोचने वाले थिंकर हम इस बारे में सोचते रहे। सिर्फ हमारी ऐसी हकीर सोच ही उसके लिए नहीं परेशान है, बल्कि उन लोगों ने भी हमेशा इसी चीज़ की कमी महसूस की ज़िंदगी में, जिनके लिए वो कोशां रहे। हिंदुस्तानी ज़बान और अदब की फ़िक्र पर प्रेमचंद ने क्या असरात डाले? प्रेमचंद के बग़ैर नावल और अफसाना कहाँ पर होता? ये बहुत अहम सवाल हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि प्रेमचंद ने कायनात को फ़िक्र नज़र के प्रेमचंद ने कायनात को फ़िक्र नज़र के माफ़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा अहम बात यह है एक मिनट माफ़ कीजिए कि प्रेमचंद ने कायनात को फ़िक्र नज़र के मुरव्वजा ज़ावियों से ऊपर उठकर देखने की जुर्रत दी।
ये सब तो किया ही कि नई फिक्र दी, नया सोच दी, हुस्न का मेयार बदलने की तौफीक दी हमें, तरगीब दी हमें। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों से ऊपर उठकर देखने की जुर्रत हमें पैदा की, अफसाने में समाजी हिस्सियत और हकीकत पसंदी का इदराक कराया और फ़िक्र नज़र की एक नई सतह दरियाफ्त की। उर्दू ज़ुबान और अदब की बात करें या हिंदुस्तानी ज़बान और अदब की बात करें तो प्रेमचंद से पहले भी अवामी ज़िंदगी और अवामी मसाइल मौजूद थे। समाजी बेदारी और आगही की कोशिशें नज़र आने लगी थीं, लेकिन इन कोशिशों की कोई वाज़ेह शक्ल या शिनाख्त नहीं थी उस वक्त तक। प्रेमचंद की तहरीरों में पहली बार वो समाजी हकीकत पसंदी नज़र आती है जिसमें इंसान दोस्ती का रंग नुमाया था। प्रेमचंद का बचपन बहुत सख्तियों और तंगदस्तियों में गुजरा था। उन्होंने अपनी तहरीरों के लिए वही मौजू इंतखाब किए जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बरता था। उनकी हकीकत निगारी इसलिए भी जानदार है कि उसकी बुनियाद ज़िंदगी की सख्तियों और सच्चाइयों पर है जिससे उनकी ज़ाती वाक़फ़ियत है। प्रेमचंद का ज़माना वो था जब हिंदुस्तान अपनी कौमियत पर यकीन के मरहले से गुज़र रहा था। क्या हमारी कोई कौमियत है, हम कोई कौम है, हिंदुस्तानी कोई कौम है, हम इस मरहले से गुज़र रहे थे। हमारे समाजी निज़ाम की बुनियादों में मुफलिसी, वहम, अहम परस्ती, जहालत, ज़ात-पात और मजहबी सख्ती थी। गैर मुल्की हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का आगाज़ हो चुका था। अगरचे गैर मुल्की हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का आगाज़ हो चुका था, उनकी इब्तिदाई कहानियों में वतन दोस्ती, ईसार, ग़ुलामी से नफ़रत और आज़ादी की तड़प मिलने लगती है और धीरे धीरे उनको ये भी एहसास हुआ कि उसकी वजह सिर्फ ग़ुलामी ही नहीं बल्कि हमारा निज़ाम है, हमारा इक़्तिसादी निज़ाम है। ये वो लानत है माफ़ कीजिएगा नहीं कुछ नहीं थी, एकदम से आ जाती जब रुक के खामोश रह के। हाँ तुम ले लो। अरे वाह, बीच में मैंने ब्रेक कर दिया। जिसे निजात हासिल किए बगैर हिंदुस्तानी समाज की तस्वीर सुधर नहीं सकती। प्रेमचंद ने तमाम इंसानियत को एक हुजूम की शक्ल में देखा जिसे हम सदियों से गूंगे, बहरे, मजबूर, मखूर इंसान का एक रेवड़ कह सकते हैं। वो पहले हिंदुस्तानी अदीब है जिन्होंने अवामी ज़िंदगी और अवामी मसाइल की अहमियत को समझा और शऊरी तौर पर इंसान दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाए। वो समाज के तबकाती बंटवारों से हमेशा बेचैन रहे और अलग अलग सतहों पर उसका इजहार करते रहे। हमारे तबकाती निज़ाम में कमज़ोर तबके का जिस तरह इस्तेहसाल होता रहा है, उसकी बेचैनी का पहला तारुफ हमसे प्रेमचंद ने ही कराया था। क्योंकि प्रेमचंद तबकाती निज़ाम के जबर और ज़्यादतियों के चश्मदीद गवाह थे, इसलिए उनके आसान किरदार भी हमारी रूह को झंझोड़ कर रख देते हैं। ये वो किरदार हैं जो सादा होकर भी बहुत पेचीदा होते हैं, अपने गिरदोपेश की कशमकश और तसादुम के साथ उभरते हैं। प्रेमचंद की आखिरी दौर की कहानियों में कफन भी एक ऐसी कहानी है। अभी कफन का भी जिक्र हुआ था। इस कहानी में सिर्फ 2 किरदार हैं जिनके मुताल्लिक कहानी की इब्तिदा में ठीक है बस जिनके मुताल्लिक कहानी की इब्तिदा में अंदाज़ा लगाना भी मुहाल था कि ये दोनों किरदार इतने अहम होंगे। उनके गिर्द गैर फ़ानी उर्दू कहानी का हाला बुना जा रहा होगा कि उनके गिर्द एक गैर फ़ानी उर्दू कहानी का हाला बुना जा रहा होगा। तीसरे किरदार की सिर्फ चीखें कहानी का हिस्सा हैं। प्रेमचंद ने बुधिया की लाश और कफन का जिक्र किया है। कफन की रकम से पूड़ियाँ खाने और नाचने गाने का अमल 2 नाआसूदा रूहों की आसूदगी का बयान है। इंसान की फितरत जिस सफाकी के साथ बयान कर की गई है, उसके लिए बड़ी जुर्रत और हिम्मत की ज़रूरत थी। घेसू और माधु जिस गुनाह के किरदार हैं, उनको जो दुनिया मिली उसके नतीजे में उनसे यही तवक्को थी। वो मुजरिम या गुनाहगार नहीं बल्कि वो समाजी इक़्तिसादी मसाइल हैं। ये सब उनके आमाल का और आमाल के मेयार को तय करने का हक़ सिर्फ हमने समाज को दे दिया है।
ये समाज को है या नहीं है, उन्होंने ख़ुद अपनी दुनिया बनाई है, उन्होंने ख़ुद दुनिया पाई, ये उसी का नतीजा था। ये पेट भरों को भूख की सऊबत से गुज़रती हुई मखलूक को ज़ाब्ता आयद करने का हक़ समाज को नहीं है। जब समाज ने कैसे ये आयद कर दिया कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या चोरी है, क्या गलती है, ये कौन सा समाज है? ऐसे किरदार का वजूद मुसलसल नाकाम हिकारत और तजलील का पैदा करता है। जब किसी की इतनी ज़िल्लत होगी, उस पर इतना जुल्म होगा, तो कौन सा किरदार वो लेके उभरेगा? दरअसल दुश्मन तो माशरा और उसकी कदरें हैं। कफन के पैसों से पेट भरने के बाद तमाम उम्र की महरूमियाँ इस जुमले में सिमट आई हैं, आज जो भोजन मिला वो उम्र भर न मिला। या ये जुमला कि हमारी आत्मा प्रसन्न हुई तो क्या उसे लाभ न होगा। सदियों की हक़ तलफ़ियाँ और बेइंसाफ़ियाँ घेंसू के इन जुमलों में सिमट आई हैं कि बुधिया उनकी कहानी का किरदार नहीं रह जाती, बल्कि ज़िंदगी की एक ताबनाक सच्चाई बन जाती है, जिसकी ताब लाना, जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते वक्त हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे लोग जाएंगे जो कुर्सियों को जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं? एक ऐसी फैसला कुन बात कह दी कि कौन जाएगा बैकुंठ में, कौन जाएगा, ये फैसला करने का हक़ गरीबों को होना चाहिए, जो देखते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि एक ताजराना शादी हमने देखी, तो उससे हमें ये पता चलता है कि कैसा समाज है, हम किस समाज में जी रहे हैं। उसी समाज में जो प्रेमचंद ने बनाया था, उसी समाज में जिसमें कि हम अपने अंदर इन सब चीज़ों से नफ़रत रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको बड़े फ़ख्र से तो नहीं, कराहियत से देखते हैं, लेकिन देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे गरीब मुल्क में जहाँ एक एक दाने को छोटे छोटे बच्चे तरस रहे हैं, वहाँ ये फरावानी है और ये ज़ाती है, तो क्या हम अपने आप को नहीं पाते कि हम भी उसी समाज का एक हिस्सा हैं? हम खामोशी से उसको देख रहे हैं, हम उठ के खड़े क्यों नहीं हो जाते कि हमें नहीं चाहिए ऐसा समाज? और हमें ये फ़िक्र किसने दी? हमें ये फ़िक्र हमारे सोचने वालों ने दी, जिसमें सबसे आगे आगे चलते हैं, जिन्होंने उसकी इब्तिदा की, वो हमारे प्रेमचंद हैं। और मैं प्रेमचंद को बार बार सलाम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ उन तमाम सामईन का जो यहाँ बैठे रहे, प्रेमचंद की मोहब्बत दिल में लिए हुए और प्रेमचंद के फ़न की तफसीलात से वाकिफ़ होते रहे। मेरी फ़न की उसमें मालूमात में तो बहुत इजाफ़ा हुआ। मैं आप सब लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ।